बच्चों मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का ऑनलाइन विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और गुरुओं को नमन करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है पैट का एग्जाम होने वाला है 24 तारीख में। सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल की और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। कल आप जो है 100% आप सफलता को छुएं और सारे पेपर्स को आप अच्छे से हल कर सकें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए। दूसरा बच्चों, आप लोगों को हमने जो सिलेबस था एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सारा का सारा। मैंने आपसे कहा था कुछ व्यवस्था थी इसकी वजह से मैं आपकी कक्षा नहीं ले सका हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं आज आपका सारा सिलेबस ही कंप्लीट कराता हूँ। जैसे संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश शुक्ल एक शब्द है, लिंग है, श्रम सूची भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धि, लेखक और रचनाएं। ठीक है, तो आज हम जो है यहाँ से जो उठा रहे हैं बेटा टॉपिक को आपको देखना है। एक तो देखना है हमें बेटा लिंग, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, लिंग टॉपिक को हमें देखना है लिंग। ठीक है, तो बेटा लिंग से मतलब होता है कि उसकी जाति से, क्योंकि जाति का पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है। तो जो लिंग होते हैं हमारे बेटा हिंदी में दो लिंग होते हैं। कितने लोग हैं? दो लिंग होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा हमारा पुल्लिंग और दूसरा होता है बेटा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें बेटा हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं पुरुष जाति का बोध, ठीक है, पुरुष जाति का बोध तो पुल्लिंग, जैसे लड़का, घोड़ा, बकरा आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जिनसे स्त्री जाति का बोध होगा वो क्या होंगे बेटा? हमारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे लड़की, घोड़ी, बकरी आदि। ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पर हमारे। तो ये हमारे क्या है, समझाने के लिए मैंने आपको इजी वे में बताया है। अब सीधा आपको देखना है बेटा पुल्लिंग शब्दों में आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको जो समझना है वो क्या समझना है? पुल्लिंग शब्द में आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में एक चीज बैठानी है। जो चीज अच्छा है, जो अच्छा है वो हमारा पुल्लिंग है, और जो चीज अच्छी है वो हमारा क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं इनाम अच्छा है, अच्छी, इनाम अच्छा है, क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया हमारा। जैसे मुझे कल्याण, अभी कल्याण सिंह की मरे हैं उनसे मतलब नहीं है, हमारा कल्याण शब्द प्रॉपर है, किसी का उद्धार करने से मतलब है। तो कल्याण शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग अच्छा है। दूसरा मैं कहूं कि चंदन अच्छा, अच्छी, अच्छा है, पुल्लिंग शब्द है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो देखना है, जो शब्दों को पकड़ना है, पुल्लिंग शब्द के लिए बात कर रहा हूं मैं। एक तो आप जो है चार शब्दों को दिमाग में बैठाओ, दही, पानी, घी और मोती। ठीक है, ये कहा जाता है बेटा कि जिन शब्दों पे बड़ा लग जाता है, इनके आकारांत शब्द हो जाता है, बलघात हो जाता है, की मात्रा हो जाती है, वो शब्द क्या होते हैं बेटा? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ये जो चार शब्द हैं दही, पानी, घी और मोती, ठीक है, ये पुल्लिंग में रहते हैं। और परीक्षा में आपसे दही शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दही शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो दही शब्द हमारा क्या पुल्लिंग है, ना कि हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा क्या है? सारी नदियों के नाम। सारी नदियों के नाम हमारे पुल्लिंग है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, नदियों के नाम यहाँ पर नहीं आने हैं, अभी हमारे बाद में आने हैं। ठीक है, नदियां हमारी सारी स्त्रीलिंग होनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ही सोन, ब्रह्मपुत्र, सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, ये भी
हमारी क्या है, पुल्लिंग है। सारी नदियां स्त्रीलिंग होंगी, लेकिन सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु क्या होंगी हमारी बेटा, पुल्लिंग होंगी। क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे शब्द हमारे, ये ध्यान रखना है हमारा नदियों में। इतनी चीज आपको दिमाग में बैठानी है। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, उनको आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। देखिए जल्दी से, मैं कहूँ अपराध पुल्लिंग है, अनाज पुल्लिंग है, आलस्य पुल्लिंग है, आशीर्वाद पुल्लिंग है, आकाश पुल्लिंग है, औजार पुल्लिंग है, और खजूर पुल्लिंग है, गुलाब पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, जहाज पुल्लिंग है, जुकाम, जोश, तंबाकू, तराजू, तालाब, धन, दान पात्र, दिमाग, दीपक, दूध, पत्थर, पनीर, पापड़, पुस्तकालय, फर्ज, बचपन, भूकंप, मुकुट, मुरब्बा, मोती, लेन देन, वैभव, शिविर, संकट, संदूक, संविधान, सरोवर, समीर, सेब, सोना, स्वाद, हवन, हेरफेर और होश, ये सारे शब्द हमारे क्या है बेटा, पुल्लिंग है। क्या है सारे शब्द बेटा हमारे, ये पुल्लिंग है। सॉरी, अभी यहाँ पर ही क्या है, आपको बेटा स्त्रीलिंग शब्दों को देखना है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैं सब लिखूं यहाँ पर बेटा, नोट डाउन कर दो बेटा, 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्त्रीलिंग शब्द की बात करें हम, तो स्त्रीलिंग शब्दों में हमारा क्या है, देखो मैं सब लिखूं अंगड़ाई, ठीक है। अंगड़ाई शब्द हमारा क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है। बहुत पूछा आता है अंगड़ाई शब्द, बहुत पूछा आता है। अपवाद शब्द है, अवस्था शब्द है, आजीविका शब्द है, आय है, आयु है, आवाज है, आंख है, उपासना है, ऐनक है, कक्षा है, कड़क है, कसरत है। अगर व्यायाम होता तो पुल्लिंग होता, कसरत हमारा क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। कोयल है, खबर है, खुशामद है, गजल है, गांठ है, गीता है, घूस, रिश्वत देने से मतलब घूस, स्त्रीलिंग शब्द हमारा चट्टान है, चहल पहल है, चांदी है, चादर है, चाहत है, चुनरी है, जमीन है, तकदीर है, तबीयत है, तरकीब है, तहजीब है, तारीफ है। दक्षिण दिशा की बात हो रही है, दरगाह है, दावत है, दीवार है, पंचायत है, परीक्षा है, पुलिस शब्द है, बारूद है, भिक्षा है, ममता है, रंग है, और वकालत है, वायु है, शपथ है, श्रृंखला है, सरकार है, हलचल है और हींग है। ये शब्द सारे हमारे क्या स्त्रीलिंग है। इसके बाद में आपको जो है उस शब्दों को ध्यान में रखना है। एक तो शब्द है बेटा, इन दो के बाद में एक चीज और आती है बेटा, उभयलिंगी। क्या आता है बेटा, उभयलिंगी, यानी कि वे शब्द जो उभयलिंगी हैं, दोनों लिंगों में काउंट होते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। जैसे एक शब्द है बेटा हार, क्या शब्द है बेटा, हार। हार शब्द हमारा पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी है, हार शब्द हमारा पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी है। देखो समझो, यहाँ पर मैं कहूँ माली ने फूलों का हार बना दिया, माली ने फूलों का हार बना दिया तो पुल्लिंग हो गया। और मैं कहूँ कि मैच में इंडिया की हार हुई तो हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। क्या हो गया बेटा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है यहाँ पर हमारा, तो ध्यान रखना है। एक हार शब्द है, एक टीका शब्द है, अभी यहाँ पर लगाया था कोविड वाला, ठीक है, टीका, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो कि कल टीका लगेगा, आपकी टीका अच्छी है, टीका मतलब रचनाओं समझे, आपकी टीका अच्छी है, फिर हो रहा है कल आपको टीका लगेगा, ठीक है। कोविड का या कोवैक्सीन का तो टीका लगा, टीका शब्द हमारा क्या है, ये भी उभयलिंगी शब्द है हमारा। ऐसे ही आपका एक शब्द होता है बेटा पीठ, एक शब्द क्या होता है बेटा हमारा, पीठ, ठीक है। मेरी पीठ में दर्द है, मेरी पीठ मतलब कमर में दर्द है, तो वहां पे क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं कहूँ ये विद्या का पीठ है, ये विद्या का पीठ है, तो क्या बन जाएगा हमारा बेटा, ये पुल्लिंग बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं जो हमसे पूछा आते हैं, हार शब्द बहुत पूछा आता है, और उधर दही शब्द पूछा आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। इसमें भाई इतना ही है, और ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा और अच्छी शब्द दिमाग में बैठा लो, जो अच्छा है वो पुल्लिंग है, जो अच्छी है वो स्त्रीलिंग है। समय बिल्कुल व्यतीत नहीं करना है। और आपको मैं बता दूं कि बेटा आपको केवल रात 10 बजे तक ही पढ़ना है, 10 से पहले पहले आपको सारा काम बंद कर देना है, रिवीजन जो करना है कर लो, उसके बाद में कुछ नहीं करना है, दिमाग को फ्री माइंड रखना है। और हो सके तो 7 बजे के बाद में आप सारी क्लास आप बंद कर लो और आपने फ्री माइंड होगा परीक्षा दो, ठीक है। दिमाग को रिलैक्स जब तक आप रहने देंगे, अच्छी भरपूर नींद लें, और उसके बाद में सुबह उठें, और सुबह बिल्कुल नहीं पढ़ें। आपकी स्मृति में जो चीज पड़ी हुई है सारी बैठी हुई रहेंगी, आप ज्यादा होपलेस ना हो, ठीक है।
सकारात्मक सोच के साथ में आप लोगों को परीक्षा देनी है और इस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक हम बेटा, अगला टॉपिक देखते हैं हम लेखक और उनकी रचनाएं। लेखक और उनकी रचनाएं, ये यहाँ से साहित्य में लोग बात पता नहीं क्या क्या देखा मैंने, क्या क्या रामकथा पढ़ा रहे हैं, उससे हमें कोई रामकथा को नहीं पढ़ना है, हमें काम काम की चीजों को पढ़ना है। ठीक है, और काम की भी महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना है, ये नहीं कि आपको पता नहीं क्या कितनी आप इस पे गड्डी बांधे हुए हैं, टीचर्स लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल पूजा ढूंढने का एक वो बना दिया है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर देखना है हमें, एक राइटर है बेटा तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं बेटा? भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। इनकी रचनाओं को हमें देखना है, इनकी रचनाओं को देखा है। 25 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन काशी नगरी विज्ञान सभा जो है इनकी मात्र 12 रचनाओं को प्रमाणित मानती है। उसमें से भी आपको याद रखना है, एक तो रामचरितमानस को, ठीक है, एक विनय पत्रिका को, एक हनुमान बाहु को, और करना चाह रहे हो तो एक कवितावली और देख लो, और एक कवितावली और एक गीतावली, कवितावली गीतावली, ये 4 रचनाओं को देखना है आपने। और इसमें जो है बेटा 7 कांड है, ध्यान रखना। कितने कांड है बेटा? 7 कांड है। ठीक है, भाषा इसकी क्या है? अवधि। ठीक है, यही क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि पूछा जाने के पूरे पूरे चांस है इसके। ठीक है, क्योंकि बेटा अभी आप देखते हैं कि अयोध्या में हमारा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां पर आपसे एक क्वेश्चन पुट होने के पूरे पूरे चांस हैं कि जो तुलसीदास रचना है, तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, वो किस भाषा में है। तो अवधी भाषा में ध्यान रखना है आपको। और उस काम में इनकी रचना विनय पत्रिका पूछी जाती है, भाषा प्राची यहाँ पर, हनुमान बाहु, कवितावली, गीतावली और भी रचना है हमारी, इतना देखना है। फिर हम जो राइटर्स को जो उठाना, राइटर्स पे जो बात करनी है बेटा हमें, वो फिर बात करनी है हमें रहीमदास की। ठीक है, ज्यादा फालतू का वो नहीं करना है आपको। फिर अगला राइटर उठाना है बेटा आपको रहीमदास। रहीमदास, ठीक है, इसकी रचना है बेटा वर्वे नाई का भेद। इस रचना को आपको देखना है, वर्वे नाई का भेद को, वर्वे नाई का भेद को देखना है। ठीक है, और एक इसकी रचना है खेत कोटुकम। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है ये, ध्यान रखना है, ज्योतिष ग्रंथ है, ये पूछा आता है। ठीक है, और वर्वे नाई का भेद की भाषा अगर पूछे तो बेटा अवधि है इसकी, ध्यान रखना, अवधि भाषा में। और ये जो है बेटा संस्कृत में है, संस्कृत और फारसी का समावेश है इसमें, संस्कृत और फारसी के शब्दों का समावेश है। ठीक है, ये रचना भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। उसके बाद में फिर आपको आता है राइटर जो आता है बेटा, उसके बाद में आता है फिर हमारा रहीम। अगला राइटर क्या है बेटा? रहीमदास को ये देखो। ठीक है, रहीम बहुत अच्छा राइटर्स है, ध्यान रखना। इसके रखना है बेटा वर्वे नाई का भेद। ठीक है, अभी यूपी पीएचडी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, वर्वे नाई का भेद किसकी रचना है? वर्वे रहीमदास की रचना है। ठीक है, सॉरी रहीमदास को तो मैंने बता दिया, सॉरी रहीमदास का मैंने बता दिया है यहाँ पर। अगला राइटर लेना था बेटा नरोत्तम दास, सॉरी अगला राइटर लेना है नरोत्तम दास। इसकी रचना है बेटा सुदामा चरित। क्या है बेटा? सुदामा चरित, ये देखेंगे रचना आपको। ठीक है, फिर अगला राइटर केशव को देखना है आपको, रीतिकालीन कवि है केशव।
ठीक है। केसर दास की रचना देखनी है आपको, कवि प्रिया, ठीक है। दूसरी है रसिक प्रिया और तीसरी है बेटा रामचंद्रिका, ठीक है। रामचंद्रिका ये रचना पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, पूछने पूरे चांस हैं। और एक राइटर है बेटा पद्माकर, इनकी रचना है बेटा गंगा लहरी, पूछी जाती है, ध्यान रखना गंगा लहरी, ठीक है। एक राइटर है बेटा श्रीधर पाठक, इनकी रचना पूछी जाती है उजड़ग्राम, उजड़ग्राम, ठीक है। ये रचना पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों को YouTube पर पता नहीं टीचर्स लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब मतलब साहित्य पढ़ा रहे हैं। आपको TGT की थोड़ी तैयारी करनी है, ठीक है। TGT और PGT की थोड़ी करनी है, जो इतनी सारी रचनाओं को लेकर मतलब आपके सिर पर जबरदस्ती लोड डाल रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं कि ये भी आएगा ये भी आएगा। भैया ये कुछ नहीं आता है, ठीक है। आपने अगर पिछले उसमें पढ़ा रखा हो, आपका अनुभव हो, तो उसके आधार पर बात करें। बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, बच्चा पागल हो रहा है, अरे सर हमें आदिकाल की रचनाओं भी बताओ, भक्ति काल के। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर ये बताओ साहित्य कैसे होगा। भैया साहित्य में PhD थोड़ा करना है आप लोगों को, ये साहित्य में नवोदय विद्यालय करना है, KVS पढ़ाई करना है। आपको सिर्फ साहित्य की जानकारी आपसे अपेक्षा की जा रही है, उन पर चर्चा करनी है, ठीक है। ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं डालना है। अगले राइटर हैं, नोट करो जल्दी से फटाफट। अगले राइटर हैं, अगले राइटर हैं आपके अगले राइटर हैं आपके बेटा रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी। इनकी रचना आपको ध्यान रखनी, तो मिलन, ठीक है। और एक रचना है इनकी मानसी, बेटा रामनरेश त्रिपाठी का मिलन और मानसी, इस रचना को आपको देखना है, ठीक है। फिर अगले राइटर है बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद इनका पूरा नाम है। इनकी रचना है बेटा एक तो वैदेही वनवास, एक रचना है इनकी चुभते चौपदे, ठीक है। और एक है पारिजात। कौन सी बेटा? पारिजात एक रचना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले है बेटा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना आपको याद रखनी है बेटा रंग में भंग, दूसरी बेटा भारत भारती। बेटा ये वही की चीज करा रहा हूं जो पूछे जाने वाली है आपको, ठीक है। एक पूछी जाती है इसकी पंचवटी,
एक पूछा था बेटा शाकेत इनका, ठीक है, महाकाव्य है शाकेत। फिर यशोधरा भी पूछी जाती है इनकी, ये भी प्रबंध काव्य है, ठीक है। और एक रचना और देख लो, लिखना है तो द्वापर, ठीक है, ये रचना इनकी पूछी जाती है। अगला राइटर्स है आपका बेटा प्रसाद। प्रसाद से मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है, छायावादी युग में आए गए राइटर्स ये। अभी यहाँ पर इनकी जो रचना देखनी है, रामायणी, आशु, लहर और जीवन, ठीक है, ये 4 रचनाएं इनकी यहाँ पर आपको देखनी है। फिर आते हैं बेटा आपके निराला। निराला, ठीक है, निराला की आप देखनी है आपको बेटा, एक तो राम की शक्ति पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछी जाए आपसे। राम की शक्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राम की शक्ति पूजा। दूसरी है तुलसीदास, ठीक है, एक है कुकुर मुक्ता, पंचवटी प्रसंग, अनामिका और एक है परिमल, ठीक है, ये रचना आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगले राइटर्स हैं बेटा इसी क्रम में, थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, अगले राइटर हैं इसी क्रम में तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा देख लेना, पूछी जाती है। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की पूछी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पंत की देखो बेटा, पंत, पंत से मतलब सुमित्रन, पंत से मतलब है 4 आधार स्तंभ हैं। अगर कोई भवन है 4 चीजों पर 4 फ्लोरों पर टिका हुआ होता है, 1 2 3 4, ठीक है, तो एक पे क्या है बेटा प्रसाद है, प्रसाद से मतलब जयशंकर प्रसाद। दूसरे पे क्या है बेटा निराला है, ठीक है, फिर पंते हैं, फिर वर्मा है, ठीक है, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रन पंत और महादेव वर्मा, ठीक है, ये 4 आधार स्तंभ है छायावाद के, ठीक है, इनसे ही रचनाओं का पूछा जाता है और इनके ध्यान रखना है हमें। तो हमने प्रसाद देख लिया, निराला देख लिया, पंत की बात करना है, पंत से मतलब सुमित्रन पंत। तो इनकी जो रचना पूछी जाती है बेटा, वो पूछी जाती है चिदम्बरा, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसमें मिला है 1968 में, ठीक है, पंत की उस पर मिला है, चिदम्बरा पर काव्य है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सबसे बड़ा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। वर्तमान में 11 लाख रुपए, एक कांस्य की मूर्ति और कई सारी चीजें वहां पर शॉल भेंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि चिदम्बरा रचना किसकी है, सुमित्रन पंत की है, और इस पे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सबसे पहले इनको ही मिला है, पंत को ही मिला है, ठीक है। अभी हम उस पे साहित्य पुरस्कारों पे बात चर्चा करेंगे, अभी देखेंगे, अभी वहां पे जीएस में क्वेश्चन पुट ऑफ हो जाता है आपसे। चिदम्बरा है कि इनकी रचना, और एक है बेटा युगवाणी, युगवाणी, ठीक है, दूसरी है इनकी युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, इस पे साहित्य का जो मिला है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। एक रचना और देख लो इनकी, लोकायतन, देखना चाह रहा हो तो देख लो, तो लोकायतन एक रचना और पूछी जाती है लोकायतन, लोकायतन, ठीक है। अगला देखो बेटा वर्मा, वर्मा से मतलब महादेव वर्मा, इनका सूत्र याद रखो, नीर निशा, ठीक है, ये सूत्र है। तो पहली रचना है इनकी नीरजा, फिर है रश्मि रथी,
ठीक है, निहार और फिर शाम देवी है। ठीक है, इन चार रचनाओं के बाद में इन्होंने एक रचना लिखी है, इनमें जो इन चार रचनाओं को संग्रह किसमें, ये बेटा यामा है। ठीक है, यामा एक रचना है, इनकी ही रचना है, 5 मिनट में यामा। इस पर इन्हें बेटा याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, इतने इजी वे में आपको बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और 1982 में मिला है। ठीक है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेव वर्मा को। किस पे, यामा पे। ठीक है, यामा में क्या है बेटा, इन चार रचनाओं का संग्रह है। सूत्र है इसका नीर निशा। ठीक है, क्या है इसका सूत्र बेटा, नीर निशा। चार रचनाओं का संतुलन है। सभी राइटर्स की रचनाओं के जो सूत्र हैं सारे के सारे, लेकिन सूत्र याद करने का समय आप लोगों के पास में नहीं है, इतना समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा आता है। और बेटा ध्यान रखना है कि ये उस समय जब हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा था, तो उस समय में जो है अकेली एकमात्र महिला थी जो हिंदी साहित्य में अपनी भूमिका को बनाए हुए थी, अपने स्थान पे काबिज थी, अपने स्थान को प्राप्त थी। ठीक है, तो इन्हें जो है, और एक ध्यान रखना कि उस समय मुझे शायद ये, मुझे जहाँ तक याद, थोड़ा स्मृति में याद आ रहा है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया आई हुई थी, तो उनको, उनके द्वारा मतलब इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलवाया गया था। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि 82 के बाद से, ठीक है, 1983 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1983 में, तो ये क्या था, इससे पहले 82 तक जो क्या था कि किसी भी राइटर्स की एक रचना पे दिया जाता था, किसी भी राइटर्स की एक रचना पे दिया जाता था। लेकिन क्या है कि 1983 से जो है ये पुरस्कार जो है किसी भी राइटर के संपूर्ण साहित्य पर दिए जाने लगा है। किस पे बेटा, संपूर्ण साहित्य पर दिए जाने लगा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो अभी मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूंगा, कौन किन रचनाओं को मिला है हम चर्चा करूंगा अभी, लेकिन पहले हम अभी रचनाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा आपका, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है सारी चीजें। बेटा एक राइटर्स हैं अज्ञे, क्या नाम बेटा, अज्ञे। पूरा नाम है सच्चिदानंद निगरानंद बादशाह अज्ञे। इनकी एक रचना है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, इस पर भी इन्हें कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें जो है 1978 में, कब मिला है बेटा, 1978 में, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसको, आगे को। ये भी एक रचना है हमारी काव्य के अंतर्गत आती है, इस पर मिला है। और एक रचना इनकी पूछी आती है, हरी घास पर क्षण। हरी घास पर क्षण। ठीक है, एक रचना पूछी आती है इनकी, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। ठीक है, और एक रचना पूछी आती है इनकी बेटा, तेलम। ये दो रचनाएं यहाँ पर पूछी आती हैं, ध्यान रखना है हमें। अगले राइटर्स हैं बेटा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, कितना डीपली जाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान मान लो भवानी प्रसाद, जितना डीपली ऊपर ऊपर तक रहेगा, इससे नीचे डीपली नहीं जाता है। ठीक है, उनकी एक रचना है बेटा गीत फरोश, और दूसरा बेटा बुनी हुई रस्सी। ठीक है, ये पूछा आता है, ध्यान रखना। एक राइटर है बेटा धर्मवीर भारती। उनकी पूछी आती है, एक तो बेटा कनुप्रिया, एक ठंडा लोहा। अनुप्रिया, ठंडा लोहा और अंधाई। ठीक है, पूछ आगे, ध्यान रखना है हमें।
साहित्य से यहाँ से देखना है आपको। बस साहित्य में आपको इतना देखना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कठिन इस पर लगानी है अपने, इतने करते रहो आप। मिटा रहा हूँ इसको बेटा मैं। हो गया बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा हम ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत के अंदर, इसका मतलब भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो उसे उसके योग्य होता है या उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या मिलता है बेटा, 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, बाग देवी की कांस्य की प्रतिमा, ठीक है, ये दी जाती है। और ये जो मूलतः धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है, ठीक है, जो कांस्य की मूर्ति दी जाती है। अब इसमें यह ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है 1968 में मिला है बेटा पंत को, ठीक है, किसमें मिला है बेटा, चिदम्बरम, ठीक है। 68 के बाद में फिर मिला है बेटा इस साल 72 में दिनकर को, उर्वशी पर, ठीक है। फिर मिला है 1978 में, ये मिला है अज्ञे को, कितनी नामों में कितनी बार। फिर 1982 में मिला है महादेवी जी को, किसको मिला बेटा, महादेवी जी को मिला है, और मिला है ये यहाँ पे, ठीक है। 82 के बाद से जो है, ठीक है, 82 के बाद में फिर ये मिला है 1992 में, किसको मिला बेटा, 1992 में कुंवर नारायण को, किसको मिला बेटा, कुंवर नारायण को। लेकिन मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि 82 के बाद से जो है, 82 के बाद से जो था ये जो पुरस्कार था, 82 के बाद में ये जो पुरस्कार था बेटा हमारा, 82 के बाद में ये जो पुरस्कार था हमारा, ये जो है व्यक्ति के, अब तक पहले रचना पर मिलता था, लेकिन अब इसके बारे में क्या है बेटा, ये संपूर्ण साहित्य पर ध्यान लगा है, ठीक है। अब ये रचना है, देखो एक रचना है, एक रचना है, लेकिन अब क्या है, ये संपूर्ण साहित्य पर दिया जाएगा, संपूर्ण साहित्य पर दिया जाएगा। दूसरा है बेटा हमारा, ठीक है, उसका नाम फिर ये मिला है 1999 में, 1999 में मिला है बेटा निर्मल वर्मा को, ठीक है। 99 के बाद में फिर मिला है बेटा ये हमारा 2005 में, सॉरी बेटा यहाँ पर गलत हो गया, नरेश मेहता को मिला है 1992 में, नरेश मेहता को मिला है, मिला उनको भी है, कुंवर नारायण को भी, कुंवर नारायण को मिला है, लेकिन कुंवर नारायण को 2005 में मिला है, कुंवर नारायण। गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं आई, दिमाग थोड़ा ये डेट से इसलिए गड़बड़ हो गई। कुंवर नारायण फिर 2009 में मिला है, 2009 में श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, और अमरकांत को, ठीक है, संयुक्त रूप से मिला है। यही बेटा संपूर्ण साहित्य पर है, ठीक है, ये भी संपूर्ण साहित्य, ये भी संपूर्ण साहित्य। उसके तत्पश्चात फिर मिला है बेटा 2013 में, 2013 में केदारनाथ अग्रवाल को, केदारनाथ सिंह को मिला है, ठीक है, ये भी संपूर्ण साहित्य पर मिला है। उसके बाद फिर 2017 में, ठीक है, कृष्णा सोबती को मिला है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब तक 10 लोगों को हिंदी साहित्य में मेरे पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, साहित्य में 2017 तक मिला है, इस कारण हिंदी में अभी किसी को राइटर्स को नहीं मिला है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, ये आपके ज्ञानपीठ से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित बात हो गई, इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, थोड़ा सा जो है आप जो आपको करना है साहित्य संबंधित, वो थोड़ा देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। उपन्यास और लिखने हैं बेटा। पहला जो सबसे पहला उपन्यास है वो बेटा परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है, मौलिक उपन्यास किसे माना, शुक्ल जी ने वो परीक्षा गुरु को माना है, और राइटर्स हैं इसके लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, दूसरा ठेठ हिंदी का ठाट और अतकिला फूल, ये जो है हरियोत जी के, ध्यान रखना पूछा था किसका है, ठेठ हिंदी का ठाट और अतकिला फूल ये किसका है बेटा उपन्यास, ये हरियोत जी का है। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा मुंशी प्रेमचंद आते हैं, इनका जो पूछा आता है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन। ठीक है, इस टाइप से पूछे आते हैं ये, और इनके जो है हमारे 11 उपन्यास हैं। इनके एक सूत्र होता है, प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, प्रेम रंग काया निर्मल, गवन कर्म गोदान हुआ। तो प्रेमचंद के देव प्रेम से, तो देव से क्या बन गया हमारा ये बेटा, देव स्थान रहस्य, प्रेम से प्रेमा, और सेवा से का वरदान मिला, तो सेवा से सेवा सदन, वरदान से वरदान, और प्रेम रंग काया निर्मल, गवन कर्म गोदान हुआ। तो प्रेम रंग से बेटा प्रेमाश्रय, रंग से रंगभूमि, काया से कायाकल्प, निर्मल से निर्मला, और गवन कर्म से मतलब गवन, और कर्म से मतलब कर्मभूमि, और गोदान। ठीक है, और अंतिम जो इनका उपन्यास है जो अपूर्ण है वो बेटा मंगलसूत्र है। ठीक है, तो याद है ना, गोदान गवन, गोदान गवन किसके हैं, गोदान गवन, गोदान गवन कर्मभूमि, ठीक है, रंगभूमि, ये किसके हैं बेटा, प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें साहित्य में बस आपसे इतना ही पूछना है, आत्मकथा में नहीं पूछा आता है आप लोगों से। हाँ देखो, पत्र पत्रिका पूछी जाती हैं, जो बेटा सबसे पहला जो पत्र है बेटा उदंत मार्तंड है। ठीक है, राइटर कौन है बेटा, जुगल क्लोज। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता है, कलकत्ता से प्रकाशित होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हिंदी प्रति पूछी जाती है, कहाँ से, मासिक थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, राइटर्स के बालकृष्ण भट्ट हैं। फिर आनंद कादम्बनी है, ये पूछी जाती है बेटा 1981 में प्रकाशित होती थी, मिर्जापुर से है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसके वो हैं। ठीक है, एक आपसे जो पूछी जाती है कवि वचन सुधा पूछी जाती है, कवि वचन सुधा, तो ये 15 अगस्त 1867 में प्रकाशित होती थी, काशी से, राइटर्स के भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक ब्राह्मण पत्र निकलता था कानपुर से, संपादक थे इसके प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे बेटा, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और हिंदी प्रति देख लो 1877 में है, और इसके राइटर बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रकाशित कहां से होती थी, इलाहाबाद से। ठीक है, सुधा लखनऊ से प्रकाशित होती है, राइटर्स के निराला है, करमवीर साप्ताहिक है, माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। एक क्वेश्चन गोरखनाथ के गुरु साहित्य में है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सिद्ध जैन नाथ में है, तो नाथों में जो है आपको ध्यान रखना, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और हाँ बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, दिमाग में मेरा आ गया है, इसे मिटा रहा हूं मैं। आगे से आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि आगे जो थे बेटा, ये इन्होंने जो तार सप्तक निकाला। तार सप्तक मतलब क्या है कि जो राइटर्स इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको एक जगह सूत्र में पिरोया, और पिरोने के बाद में जो 7 राइटर्स ने मिला के मतलब रचना को संपादन किया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अज्ञे ने जो है 4 तार सप्तक निकाले अज्ञे ने। ठीक है, अज्ञे ने 4 तार सप्तक प्रकाशित किए हैं। ठीक है, तो पहला जो था बेटा वो 1943 में था, दूसरा 51 में,
59 में और 79 में। 43, 51, 59, 79। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया आपका, और ये आपका फोर्थ हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, और तीसरा चौथा हमारा क्या 79 में। ध्यान रखना है, ठीक है। ये तार सप्तक है 43, 51, 59। इसके बाद में बेटा आपसे थोड़ा सा वहां पे भी पूछा सकता है, जीएस में पूछा सकता है वो आपसे। एक प्रश्न है पद्मावत, राइटर कौन है इसके बेटा? जायसी, ठीक है। मूवी बनी है इस पे, और एक तुम्हें ध्यान रखना है परमाल रासो, ठीक है। इसे बेटा आलाखंड भी कहते हैं। राइटर है इसके जगनीक, कौन है इसका राइटर बेटा? जगनीक। अगला है हमारा बीसल देवरासो, नरपति नाला, ठीक है। ये रचना पूछी आती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी आप गड़बड़ कर दें, और मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाइए। सटीक सटीक चीज पढ़नी है हमें, ज्यादा फालतू की इतनी गठरी क्यों बांध देते हैं टीचर्स लोग, इतना वो कर देते हैं बच्चे को। इसे हमारे खुमाण रासो, ये दलपत विजय की है। एक है पृथ्वीराज रासो, बेटा एक चंद्रवरदाई की रचना, इसकी रचना बेटा चंद्रवरदाई की रचना है। ये ध्यान पूछा था क्वेश्चन। आगे बढ़े, बस इतना साइड में इतने करना है, इससे ज्यादा आपको अंदर तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सफिशिएंट आप लोगों के लिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज दिखाई नहीं दे रहा लिखा हो, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। पृथ्वीराज राशो, पृथ्वीराज राशो, ठीक है। ये चंद्रवरदाई का है, ठीक है। और बेटा मैं आप लोगों को आश्वस्त करा रहा हूँ, बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप दिमाग पे इतना मतलब गठरी अपने सिर पे ना रखें। भैया अनावश्यक जी 15 नंबर का आपका हिंदी का है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लें कि आप इतनी कठिनता में पेपर्स नहीं पूछे आते हैं। बस आप लोगों का जो है कार्य करने की जो रणनीति है, आप उसको कैसे परिस्थिति के अनुकूल ढल पाते हैं नहीं ढल पाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। इतना ज़्यादा कोई कठिनता पेपर नहीं रहता है, क्योंकि 40% जो पेपर होता है और 80% 40-40% जो होता है नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से मतलब होते हैं। 20% क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। बस आपका जो IQ है वो देखा जाता है ऑब्जेक्टिव इसमें, क्योंकि 4 विकल्प दे रखे होते हैं। लिखने में होता है तो वहाँ पर आपके ज्ञान की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो तारतम्यता है, जो आपकी तार्किकता है, वो कितनी सिद्ध होती है, कितनी आपकी सुदृढ़ है, उस पर यहाँ पर देखा जाता है।
अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ज़्यादा सर पे कठिन नहीं बनानी है, बिल्कुल शांत मन से परीक्षा भवन में आपको बैठना है और बिल्कुल एकाग्रचित होकर आपको परीक्षा में मतलब गोले काले करने हैं, किस तरह कोई अशुद्धि नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं आपको बता दूं, आपको अनसीन पैसेज से संबंधित चर्चा करनी है। अनसीन पैसेज में आपको क्या करना है कि जब अनसीन पैसेज जो आपके समक्ष आएगा, उस अनसीन पैसेज को आपको जो है जितनी जल्दी आप हो सकते हैं उतनी जल्दी आपको पढ़ना है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप लोगों को पढ़ना है उस अनसीन पैसेज को। और पढ़ने के बाद में उसमें जो है आपको कहीं कहीं पे जो है इस टाइप से मतलब अनसीन पैसेज में जो आपको निशान लगा, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, या यहाँ अंडरलाइन कर दिया, यहाँ अंडरलाइन कर दिया, यहाँ अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यानी कि 10 से 15 लाइन की होती है, उसमें कहीं पे आपको अंडरलाइन कर देना है थोड़ी लाइन को, और उसका ना फिर उसको पढ़ना शुरू करना है। पहले नंबर में आपको अंडरलाइन करना है, उसका ना पढ़ना शुरू करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि तुरंत ही जो है पढ़ने का प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को जल्दी पढ़ना है, फिर उसके आंसर देखने हैं वहां पर और आंसर देखने में आपको इजीली मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आपसे शीर्षक से पूछा आता है, शीर्षक कभी भी जो 3 शब्दों से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। शीर्षक जो पूछा आता है किसी के, उसका 3 से 4 प्रश्न रहते हैं मोस्टली पूछा, एक शीर्षक वाला रहता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपने बता रहा हूँ मैं आपको कि वो 3 से 4 वर्ड से ज्यादा से बड़ा नहीं होता है शीर्षक कभी भी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन में आंसर मिलता है, या पहली लाइन में एक आंसर मिल जाता है छोटा सा, और या फिर लास्ट में आके निकलता है, क्योंकि किसी भी चीज का निष्कर्ष जो निकलता है लास्ट में निकल के आता है। तो जो 12वीं या 10वीं 11वीं 12वीं लाइन जो होती है बेटा, वो महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं किसी भी स्टैंजा की। तो वहां पर क्या है, या तो स्टार्टिंग वाली लाइन में होगा, थोड़ा बहुत बीच में कुछ मिल जाएगा, और फिर लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट वाली चीज को आपको दोबारा फिर एक बार पढ़ लेना, प्रश्न आपको वहीं से उत्तर उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। आज की क्लास को जो है मैं भी और आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको अभी ज्यादा क्लास नहीं हुई है, इसको बढ़ा रहा हूँ। और आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, मैं मुहावरे और लोकोक्ति पे थोड़ी चर्चा और कर लेता हूँ, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति पे चर्चा कर लेता हूँ, मुहावरे और लोकोक्ति शब्द पे चर्चा कर लेता हूँ। आज की कक्षा बेटा आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है, रामबाण साबित होगी आज की कक्षा आप लोगों के लिए। देखो, मुहावरा और लोकोक्ति, ठीक है। सबसे पहले एक ध्यान रखो, तो मुहावरा शब्द जो है उर्दू के मुहाविर शब्द से बना हुआ है, मुहाविर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बेटा अभ्यास, ठीक है। और ये जो शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका है बेटा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे के अंदर ध्यान रखना कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ होगा, जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा बेटा, मुहावरा होगा। जैसे मैं कहूं ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, ठीक है, अंत में ना आ गया, क्या आ गया बेटा, ना आ गया, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये मुहावरा है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं कहूं अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये मुहावरा है, लोकोक्ति है, क्या है बताओ जल्दी से भैया। मैंने क्या कहा कि ना होगा, तो वहां पर क्या होगा आपका है, वो शब्द क्या होगा, मुहावरा होगा। जब ना लास्ट में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या है, हमारी लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है, ये व्यक्ति के अनुभव पे कहीं भी बातें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्या वहां पर जो व्यक्ति को जब तुरंत किसी को जब उत्साहवर्धन में या किसी के कटाक्ष करने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा का सीधा अभ्यास करने के लिए होता है, और ये सीधी तारतम्यता जो है पाठक के साथ में दिखाता है, ठीक है। आगे असल में कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, उनको थोड़ा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, उनको थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। मुहावरे देखिए थोड़े से अंदर, जैसे अंक भरना, अंक भरने वाला होता है बेटा गले लगाना, अंग अंग ढीला होना, फुर्ती न रहना, मुहावरों की बात कर रहा हूँ बेटा। और अंगूठा दिखाना, समय पर इनकार करना, अर्थ होता है इसका अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना। क्योंकि आप लोगों से जो मुहावरा पूछा था, 4 विकल्प उसके रखे हुए होंगे, उसका शुद्ध मतलब सही अर्थ आपको बताना होगा, ठीक है।
तो एक उससे समतुल्य होता है, लेकिन आपको करेक्ट वाले उसमें ही जाना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना, अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, अंधेरे में रखना, भेद छिपाना, अक्ल का अंधा होना, मतलब क्या है बेटा, मूर्ख होना, अगर मगर करना, बहाना करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, आंख का काजल होना, अत्यंत प्रिय होना, आंखें मूंदना, आंखें मूंदने का क्या होता है बेटा, मर जाना, याद रखना, आंखें मूंदना क्या होता है, मर जाना, आंख का पानी ढल जाना, निर्लज होना, आंख में खून उतरना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना, आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना, आवाज उठाना, विरोध प्रकट करना, ठीक है, आसमान के तारा तोड़ना, असंभव कार्य करना, आसमान पर दिमाग होना, बहुत घमंडी होना, इतिश्री होना, अंत होना, इतिश्री होना, अंत होना। दूसरा क्या है बेटा, इसके बाद में ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उल्टी चिड़िया पहचानना, मन की बात ताड़ लेना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना, एक घाट पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना, एक लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब यथा योग्य व्यवहार ना करना, कमर कसना, तैयार हो जाना, जैसे पेट का एग्जाम है, कमर कस लो, ठीक है। अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, कागजी घोड़े दौड़ाना पूछा आता है, ध्यान रखना। कान कतरना, मात करना, किसी को मात दे देना, कान गरम करना, पीटना, कुत्ते की दुम होना, वैसे का वैसा रहना, कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान होना, गूदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना, गूदड़ी का लाल बहुत पूछा आता है बेटा, गरीबी में भी गुणवान होना, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए कहा था, गूदड़ी के लाल थे वो। गुल्लर का फूल होना बेटा, दुल्ला वस्तु होना, चांदी का जूता मानना, रिश्वत देना, चौधरी का चांद होना, बहुत सुंदर होना, जहर की पुड़िया होना, जहर की पुड़िया होना यानी कि झगड़ालू औरत, ठीक है, और जहर का डिब्बा होना, दैट मीन झगड़ालू आदमी होना, जहाज का पंछी होना, जिसका कोई और ठिकाना नहीं। सूरदास की पंक्ति भी है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनी जहाज पर आवे, ठीक है। पुनी जहाज पर आना मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं होना। जोड़ तोड़ करना, उपाय करना, झाड़ू फेरना, नष्ट करना, डंका बजना, ख्याति होना, तालू से जीव न लगना, बोलते रहना, तेल की कचौड़ी पर गवाही देना, सस्ते में काम करना, त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, दांत पीस कर रह जाना, क्रोध रोक लेना, दो नावों पर पैर रखना, दोनों तरफ रहना, नाक का बाल होना, बहुत पूछा था, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना, नाक में नकेल डालना, बस में करना, 99 के फेर में पड़ना, पैसा जोड़ने के चक्कर में पड़ना, पगड़ी रखना, बहुत पूछाता है, इज्जत बचाना, पानी का बुलबुला होना, पानी का बुलबुला होना, क्षण भंगुर होना, बांसों उछलना, बहुत खुश होना, बालू से तेल निकालना, असंभव को भी संभव कर दिखाना, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को भी संभव कर दिखाना। इस समय तेल बहुत महंगा है, ठीक है, अब तुम मत निकालने बैठो ना बालू, तो इतना समय नहीं है बालू में तेल निकालना, लेकिन हाँ यूट्यूब वाले जो चैनल वाले लोग हैं वो आपसे बालू में ही वो निकलवा रहे हैं, बालू से तेल निकलवा रहे हैं, असंभव कार्य आप लोगों को दे रहे हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं कि हिंदी में ये भी आएगा वो भी आएगा, भैया कुछ नहीं आता है उसमें, ठीक है। जैसे बताते तो ऐसे कि पेपर जैसे उन्होंने बना रखा हो, ठीक है, नए नए नौसिखियां आए, ठीक है। देखा होगा कि जो नया ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला, वो जो है सबसे ज्यादा हॉर्न मारता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हॉर्न मारता है उसकी पहचान है, और उसकी गाड़ी भी सबसे ज्यादा बंद होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा ये नए नए यूट्यूब वाले चैनल वाले हैं, जो पुराने टीचर जो पुराने वाले, बताओ कभी उनका यूट्यूब चैनल देखा? नहीं देखा। हम लोग का कभी कोई चैनल था नहीं था बेटा, कोई चैनल यूट्यूब वगैरह नहीं था, हम तो ऑफलाइन पढ़ाने वाले थे। तो यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण मैंने सजोए हैं, इनको थोड़ा देखो। अगर ये मेरे को कमेंट्स भी कर देना, व्हाट्सएप भी कर देना, मेरा नंबर है 827827395849। अगर किसी को जरूरत हो इनको मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ उस बच्चे को, ठीक है, और दूर दूर तक उसको फैलाना। दूसरा है बेटा मिट्टी का माधो होना, बहुत पूछा था, मिट्टी का माधो होना मतलब बुद्धू होना। अगला है माथा ठनकना, संशय होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने को संकट में डालना। बालू से तेल निकालना, ही बताया मैंने, असंभव को संभव कर दिखाना। मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना मतलब विश्वासघात करना। मैदान मारना, तुम ही मान लो मैदान, पैट एग्जाम में मैदान मारना मतलब लड़ाई जीतना, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारी लड़ाई थी किससे, बेरोजगारी से, उसको आप जीत लो। लकीर का फकीर होना, पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना। शैतान की आंत होना, लंबी बात, शैतान की आंत होना, लंबी बात, बहुत पूछा जाता है। शैतान की आंत होना मतलब बहुत लंबी बात होना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अब कोई कहेगा साहब ये अमिताभ बच्चन है, ये हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं,
तो ये क्या होगा, सूरज को दीपक दिखाना जैसी बात हो गई। श्यामल का खून होना, दिखावटी रूप से धोखा देना। हथेली खुज जाना, कुछ धन मिलने को होना। हथेली पर सरसों उगाना, अतिशीघ्र काम कर देना। हीरे की कनी चाटना मतलब प्राणनाशक कार्य करना। ठीक है, ये हमारे मुहावरे हो गए हैं। अब बेटा कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं, ये आपके लिए मैंने सजोई हैं, इनको थोड़ा देखो। आंख के अंधे नाम नैन सुख, आंख के अंधे नाम नैन सुख मतलब नाम बड़ा और गुण उसके विपरीत। आटे के साथ घुन भी पिसता है मतलब दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बहुत कुछ आता है। श्रम के मारे क्रोध करने लगना। अगला है भागते भूत की लंगोटी सही मतलब कुछ ना मिलने से कुछ मिलना जाना ही ठीक है। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगला है अक्ल बड़ी है भैंस, अक्ल बड़ी है भैंस से मतलब है बेटा शारीरिक शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि का अधिक। अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अभी दिल्ली दूर है मतलब अभी कसर है, अभी कमी है। आगे नाथ ना पीछे पगा, आगे नाथ ना पीछे पगा मतलब पूर्णता बंधन रहित होना। अगला है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब उच्च लक्ष्य लेकर घटिया काम करने लगना। उच्च लक्ष्य लेकर घटिया काम करने लगा, जैसे तैयारी आप कर रहे हैं आईएएस की और फिर करने बैठ जाओ, आप बिरयानी का ठेला लगाने बैठ जाओ, तो ये क्या होगा बेटा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इतनी सी जान गज भर की जवान मतलब क्या है, अपनी उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा मतलब खाने को बहुत कम मिलना। ठीक है, अगला है ऊंट किस करवट बैठता है, बहुत पूछा था। ऊंट किस करवट बैठता मतलब परिणाम किससे के पक्ष में जाता है। एक करेला दूजा नीम चढ़ा मतलब एक के साथ दूसरा दोष। कोई करे कोई भरे कोई मतलब किसी की करनी का फल कोई और भोगे। अगला है काबुल में क्या गधे नहीं होते मतलब कुछ ना कुछ दोष या बुराई सब जगह होती है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, काबुल में के घोड़े पसंद है ना, फेमस है ना, लेकिन क्या काबुल में गधे भी होते हैं मतलब कुछ ना कुछ बुराई सब जगह ही होती है। अगला है बेटा इसी क्रम में देखो इनको जरा, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है मतलब लाभ जहां से होता है वहीं खर्च होता है। कुत्ते को घी नहीं पसता मतलब नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। गरीब की जोरू सबकी भाभी, गरीब की जोरू सबकी भाभी मतलब गरीब व्यक्ति से सब लाभ उठाना चाहते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध मतलब अपने लोगों में आदर नहीं होता। ठीक है, अपने लोगों में आदर नहीं होता। अगला है घर का बेदी लंका ढाए मतलब घर की फूट का परिणाम बुरा ही होता है। अगला है घायल की गति घायल जाने, जो कष्ट भोगता है वही दूसरे का कष्ट जानता है। कहते हैं ना कि जाके पाऊं ना फटी पिबाई सो के जाने पीर पराई, जिसके पैर में खुद पिबाई ना पड़ी वो दूसरे के दर्द और पीड़ा को कैसे समझेगा। अगला है चांद को भी ग्रहण लगता है मतलब कभी भले आदमी की भी बदनामी हो जाती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए मतलब बहुत कंजूस होना। चिराग तले अंधेरा, पास की चीज दिखाई ना पड़ना। चिराग में बत्ती और आंख में पट्टी, चिराग में बत्ती और आंख में पट्टी। शाम होते ही सोने लगना, अर्थ है शाम होते ही सोने लगना। अगला है चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है मतलब जन्मजात कार्य बदल नहीं जाता। अगला है चोरी का धन मोरी में मतलब हराम की कमाई बेकार जाती है। हराम की कमाई क्या होती है बेटा, बेकार जाती है। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता मतलब जैसे आप वैसे साथी। ठीक है, तो आज बेटा हम गर्मी बहुत हो रही है, आज मैं भी इस क्लास को यहीं रोक रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा नई क्लास के साथ में। ठीक है, इसको आप पढ़िए इतने। और हमारा जो ऑनलाइन चैनल है, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, किसी को प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आप मुझसे पूछ सकता है। मैं अगर चाहेगा तो मैं नोट्स भी उसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, उनको पढ़ ले पर्याप्त होंगे उसके लिए। वो मेरा नंबर है 827, नंबर है बेटा मेरा 82739584198, 82739584198। ठीक है।